पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अमित शाह ने बड़ी बात कही कि ये बजट विकास के मार्ग दिखाने वाला बजट है। पीयूष गोयल क्या बोलते हैं, सुनिए। First, Finance Minister will make his opening remarks. Thereafter, we'll take some questions. I presume that you have kept your phones in switch off or silent mode. Without further ado, may I now request Sri Piyush Goyal ji to make his opening remarks. Thank you, Mr. Kar. मित्रों, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का इस एनडीए की टेन्योर का, पहली टेन्योर का आखिरी बजट पेश हुआ। एक प्रकार से इंटरिम बजट होने के कारण बहुत सारी और चीजें जो हम कर सकते थे उसमें कर नहीं पाए, लेकिन मैं समझता हूं कि समुचित विकास देश के हर नागरिक तक पहुंचे, समाज के हर वर्ग को विकास से जोड़ना और लाभ पहुंचाना, इसका काम इस बजट ने देश भर में किया है और देश भर में उत्साह का वातावरण निर्मित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सोच हम सबके समक्ष रही कि जो सबसे नीची पंक्ति पे खड़े हैं लोग, उनकी सबसे अधिक चिंता करेगी ये सरकार। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनकी चिंता करेगी ये सरकार। और लगभग जो जो विषय आज बजट में उजागर करे गए वो एक प्रकार से समाज के हर वर्ग को छूने वाले विषय को हमने देश के समक्ष रखा। ये इंटरिम बजट की सबसे बड़ी विशेषता रही कि जो दो नई स्कीम इस सरकार ने तय की है, एक किसानों के लिए और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो लोग काम करते हैं, लेबर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो कर्मचारी है, जो कामगार है, उनके लिए। देश के इतिहास में किसानों के लिए कभी इतनी बड़ी पहल आज के पहले नहीं हुई है। अगर हम देखें तो लगभग 12 साढ़े 12 करोड़ छोटे सीमांत किसानों तक लाभ पहुंचाना ये साधारण बात नहीं है। शायद कई बार बड़े बड़े खानदान के लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठे समझ नहीं पाते हैं कि जिसके पास आधा एकड़ है, 1 एकड़ है, 1000 मीटर जमीन है, उनकी समस्याओं का पूरा आकलन एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए ध्यान नहीं आता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वास्तव में जमीन पे देखा है किस प्रकार की कठिनाइयां, किस प्रकार की परेशानियां छोटे और सीमांत किसानों की रहती है, और उसको मद्देनजर रखते हुए 6,000 रुपए प्रति वर्ष हर उस किसान को मिलना, हर उस किसान परिवार को मिलना जिनकी लैंड होल्डिंग, जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। इसको हमने 1 दिसंबर 2018 से ही लागू कर दिया है और 3 किस्तों में, जैसे जैसे 3 क्रॉप्स होते हैं, 3 फसल होती हैं, उस तीनों में एक सहायता के रूप में किसान को मिले,
और किसानों का सम्मान हो इस देश में, उस उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस नाम पीएम किसान, इस नाम से ये योजना सरकार ने इसी वर्ष से शुरू कर दी है। इस वर्ष का जो आखिरी 4 महीने हैं उसके भी 2,000 रुपए प्रति किसान को, जिनकी लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है, उन सबको पहुंचाई जाएगी। सभी राज्यों से सूचियां मंगाई जाएंगी तुरंत ही। और मैं समझता हूं एक प्रकार से किसानों को कभी बिजली का बिल भरना है, कभी बीज खरीदने हैं, बीमा योजना के साथ जुड़ना है, कोई पेंशन स्कीम में कुछ पैसे भरने हैं, इन छोटी रोजमर्रा की विषयों के लिए ये हर 4 महीने में 2,000 रुपए, कुल 6,000 रुपए हर वर्ष, एक बहुत बड़ा सहयोग छोटे किसानों के लिए किया गया है। अगर हम पिछली सरकारों का आंकड़ा देखते हैं तो ध्यान में आता है कि कैसे पिछली सरकारों ने सिर्फ लिप सिंपैथी, सिर्फ आश्वासनें दिए, लेकिन वास्तव में हर किसान तक पहुंचने के लिए कोई साधन आज तक नहीं जुटाए। हमने फिस्कल डिसिप्लिन रखते हुए इस वर्ष में भी 20,000 और अगले 20,000 करोड़ और अगले वर्ष में 75,000 करोड़ का प्रावधान किसानों के लिए किया, जो अब तक के भारत के इतिहास में सबसे बड़ा प्रावधान है कोई भी किसानों को लाभ पहुंचाने का। कई बार चर्चा होती है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो लेबर होता है उसको वृद्ध अवस्था में, जब वो 60 वर्ष पार कर जाता है, तब काम मिलने में, करने में भी तकलीफ होती है। सोशल सिक्योरिटी का साधन ना होने के कारण, व्यवस्थाएं ना होने के कारण वृद्ध अवस्था में कुछ ना कुछ तकलीफ का सामना उनको सहन करना पड़ता था। उन सभी ऐसे, और एक प्रकार से अनुमानित 42 करोड़ ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई बहनों के लिए ये एक बहुत बड़ा योजना केंद्र सरकार ने तय की है, जो इसी महीने से लागू कर दी जाएगी। जो भी ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के लोग काम कर रहे हैं, कोई ठेले वाला हो, कोई छोटा दुकान में नौकरी करता हो, खुदरा व्यापार के साथ जुड़ा हो किसी प्रकार से, हमने इसमें घरेलू कामगार को भी जोड़ा है। जो घरेलू कामगार सभी के सहायता के लिए घरों में काम करते हैं, घरेलू कामगार को भी इस स्कीम का लाभ मिले, ये सुनिश्चित करते हुए ऐसे करोड़ों की संख्या में लोग एक छोटी रकम हर महीने अपनी पेंशन स्कीम में डालें। अनुमानित जो 18 वर्ष का कोई व्यक्ति इस स्कीम में जुड़ता है तो मात्र 55 रुपए प्रति महीना उनको इस स्कीम में डालने पड़ेंगे। कोई 29 साल का व्यक्ति 10 साल बाद जुड़ता है, उनको भी शायद 100 रुपए ही डालने पड़ेंगे प्रति माह, और केंद्र सरकार उतनी ही राशि जोड़ेगी उस पेंशन अकाउंट में। किसी के 100 रुपए जमा हुए तो हम भी 100 रुपए उसमें जोड़ेंगे, और ऐसे करके 60 वर्ष की आयु के बाद एक बार वो हर महीने इसको पेंशन स्कीम में अपनी कंट्रीब्यूशन दे और केंद्र सरकार दे, तो 3,000 रुपए हर महीने एश्योर्ड पेंशन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हमारे भाइयों बहनों को मिलेगी। ये अपने आप में एक नई कल्पना इस देश में पेश की है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और मैं समझता हूं इस कल्पना से करोड़ों ऐसे परिवार और करोड़ों ऐसे लोग जो वृद्ध अवस्था में तकलीफ में आते हैं,
उन सबको बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे लोग जो वृद्ध अवस्था में तकलीफ में आते हैं, उन सबको बड़ी राहत मिलेगी। तो पीयूष गोयल का साफ तौर पर कहना था कि इस बजट की दो विशेषताएं रही हैं, क्योंकि ये एनडीए सरकार का आखिरी बजट था, इंटरिम बजट था। तो दो विशेषताएं, एक तो किसानों के लिए नई स्कीम शुरू की गई है और एक असंगठित का 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एफडी पर 40,000 तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 80C के तहत 1.5 लाख का फायदा मिलता रहेगा। टैक्स की बारीकियों को समझने पर हमारे साथ देश के बड़े टैक्स एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। ये हमें बताएंगे कि कितनी हमारी बचत होगी और कितनी छूट हमें मिलेगी। मेरे साथ विनोद गोयल जी भी टैक्स एक्सपर्ट हैं। विनोद रावल जी, आपका रुख सबसे पहले कर लेती हूं। ये जो एक बात निकल कर आ रही है कि 5 लाख तक की आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा, तो ये मैं आपसे समझना चाहती हूं कि 5 लाख तक अगर मेरी सैलरी है तो मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या मैं अगर सारे टैक्स सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के बाद 5 लाख रुपए बचा लेती हूं तो उस पर मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर 5 लाख 100 रुपए होती है तो क्या मैं नॉर्मल स्लैब्स में चली जाऊंगी, 5 से 10 लाख के स्लैब में, और 20% मुझे देना होगा? देखिए, अगर आपकी सब कुछ घटाने के बाद 5 लाख अगर बचती है, 5 लाख या उससे कम, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपकी 5 लाख से ऊपर चली जाती है तो आप नॉर्मल टैक्स स्लैब में जैसे पहले टैक्स देते थे वैसे देते रहेंगे। तो जितने टैक्स की छूट आपको पहले मिलती थी, 1.5 लाख रुपए की आपकी एटीसी की, मेडिक्लेम की हो गई, आपको हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट मिलता था, वो सब एज इट इज पहले की तरह मिलता रहेगा। लेकिन उसको सब कुछ घटाने के बाद अगर लास्ट में आपके पास टैक्सेबल 5 लाख बचता है, तब ये फायदा होगा इस छूट का, वरना आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा। मैं अगर लेमेन्स लैंग्वेज में समझना चाहूं, एकदम आम आदमी की भाषा में, तो अगर मेरी तनख्वाह 5 लाख से कम है तो मुझे कोई टैक्स देना ही नहीं है, ये तो सरकार ने कह दिया। लेकिन मैं ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स में, मतलब कितने लाख तक, आप कहते हैं कि 10,60,000 अगर सैलरी है तो कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए टैक्स सेविंग में कि 5 लाख के नीचे पहुंच जाए, ये मैं समझना चाहती हूँ। अगर आपकी 10,60,000 सैलरी है तो उसके अंदर से 5 लाख तक की आपको छूट मिलेगी। 2 लाख का आपने हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, 1.5 लाख रुपए की आपने सेविंग कर ली इंश्योरेंस में, प्रोविडेंट फंड में, जो आप पहले से करते हैं, आप सब उसके लिए जानकार हैं। 50,000 रुपए आप नेशनल पेंशन स्कीम में चले गए, और 50,000 का आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी क्लास को, नॉन सैलरी क्लास को वो नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ 5 लाख आपका 2 लाख रुपए आपका हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट घटाइए 10,60,000 में से, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दीजिए, 50,000 एनपीएस घटा दीजिए। ये सब घटाने के बाद नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, 50,000 उसकी बात, ठीक है। तो 10,60,000 माइनस 50,000, 10,10,000 माइनस 2 लाख हाउसिंग लोन इंटरेस्ट, 8,10,000। उसके बाद 50,000 एनपीएस घटा दीजिए, 1.5 लाख का एटीसी घटा दीजिए। ये घटाने के बाद जो बाकी बचेगा, उसके ऊपर 12,500 रुपए प्लस 20% आपको टैक्स लगेगा, जो बाकी बचेगा अगर वो 5 लाख से ज्यादा है तो। ठीक है, ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। सचिन जी, आपका मैं अब रुक करना चाहूंगी। ये बड़ा कंफ्यूजन इस पे मच गया है, जो जैसा कि मैं भी सर से समझ रही थी। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि 10,60,000 मेरी सैलरी है, मैंने जितनी टैक्स सेविंग स्कीम्स में उनमें इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद किसी टैक्स स्कीम सेविंग स्कीम से मुझे कुछ आमदनी भी हो रही है, तो वो मेरी जो 5 लाख की जो बचत मैं दिखा रही हूं उसमें जोड़ी जाएगी? जी, उसमें कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जिनकी इनकम एग्जम्प्ट होती है, कुछ ऐसी होती है जिनकी इनकम टैक्सेबल होती है। तो बेसिकली इसमें जो फर्क है, समझने की बात वो है कि इसमें चेंज क्या हुआ है। चेंज ये हुआ है कि पहले एक सेक्शन 87A है इनकम टैक्स एक्ट में, वो क्या कहता है कि अगर पहले क्या था उसमें कि 3.5 लाख तक की इनकम वालों को 2,500 रुपए की छूट मिलती थी टैक्स में। तो 3.5 लाख की इनकम वालों को 2,500 की, ठीक है, तो उसमें 3 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता था, तो 2,500 रुपए टैक्स बनता था 3 लाख तक की इनकम पे। वो 87 की लिमिट बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है, 3.5 से बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है, और टैक्स की लिमिट 2.5 से बढ़ा के 12,500 कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी इनकम 5 लाख तक है, उनको 12,500 की टैक्स की छूट मिलेगी। टैक्स स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं हुआ, टैक्स स्लैब पहले के जैसे ही बने हुए हैं। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख तक 5% टैक्स है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स है, 20 लाख से ऊपर 30% टैक्स है। 30% टैक्स है, ठीक है। अब इसमें हम अगर हमारी इनकम 5 लाख से उससे कम है, तो हमारा जो टैक्स है वो 12,500 या उससे कम बनेगा। 87A में हम लोग उसकी पूरी छूट ले लेंगे तो हमारा कोई टैक्स नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर जाती है तो हमारा टैक्स 12,500 से ज्यादा बन जाएगा, तो उसकी 87A की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि 87A सेक्शन 5 लाख तक की इनकम वालों पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है।
तो इसका मतलब जिस तरीके से विनोद जी की एकदम खुशी की लहर दौड़ गई थी कि 5 लाख तक की आमदनी वालों को नहीं देना पड़ेगा और उसमें हम अपने को भी जोड़ रहे हैं जिन लोगों की 10 लाख से, यानी इसका मतलब हम इन्वेस्ट करें, हम जो गवर्नमेंट स्कीम्स है टैक्स सेविंग स्कीम्स उसमें इन्वेस्ट करेंगे। यानी आप ये कहना चाहते हैं दूसरे शब्दों में कि टोटल पूरे साल की जो मेरी बचत है अगर वो 5 लाख के नीचे है तभी मेरा टैक्स बचेगा, ये अगर मैं सही समझ रही हूँ। बचत को घटाने के बाद आपके जो बचने, जैसे आप मतलब जो आमदनी आप जिसे आमदनी जिसकी बात करें, जैसे आपका स्लाइड बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाँ। 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है, 1.5 लाख आपको एटीसी मिला, 2 लाख आपको होम लोन मिला, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला 50,000, मेडिक्लेम मिला 50,000, मेडिक्लेम पेरेंट्स का मिला 50,000, 60,000 रुपए ये आपने क्या है, ये 50,000 एनपीएस। तो ये सब कुछ अगर ऐड करते हैं तो इस तरह से 10,60,000 रुपए तक आपका टैक्स बचता है। ठीक है, ये है तरीका। लेकिन इसके बाद अगर आपका जीरो बचता है तब आप ये टैक्स रिबेट ले सकते हैं। अगर इसके बाद 10,000 रुपए, 10,60,000 को अगर आपने 10,70,000 कर दिया, तो उस 10,000 रुपए के ऊपर अभी तक का जो एक्ट है, जो अभी जिसमें एक अमेंडमेंट आएगी, मुझे लगता है कि मिस्टेक है ये एक्ट के अंदर, ये करेक्शन होगी, क्योंकि अभी 10,000 रुपए के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 12,500 प्लस 20% है, जो 10,000 से भी ज्यादा हो जाता है। जो पॉसिबल नहीं है कि 100% से ज्यादा टैक्स कैसे। तो मतलब जो नॉर्मल स्लैब अभी तक थे वो एज इट इज है, उसमें कोई फायदा नहीं। तो इसको क्या बहुत फायदेमंद स्कीम देखते हैं? तो सिर्फ लोअर मिडिल क्लास के लिए जिनकी सैलरी 42,000 43,000 रुपए, लोअर मिडिल क्लास केवल लोअर मिडिल क्लास को ही खुश किया गया है इसमें। जो ज्यादा इनकम कमाने वाले हैं उनको कोई छूट नहीं मिलेगी। केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 से 50 कर दिया गया है, 10,000 की छूट केवल वहां दी गई है, बाकी इसमें और कोई चेंज नहीं किया गया। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आप कह रहे हैं कि 10,000 बढ़ा दिया गया, 40,000 से 50,000 कर दिया गया, क्या वो इस आमदनी में कुछ फायदा पहुंचाएगा? 10,000 का फायदा तो पहुंचा रहा है, वो हर आदमी को मिलेगा। जो सैलरी वाला है उसकी 10,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सबको बढ़ गई। वो सभी ये कंफ्यूजन क्यों आप कैसे देख रहे हैं कि ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? 5 लाख आमदनी की बात सरकार कर रही है या 5 लाख बचत के बाद सारी स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के बाद आमदनी के ऊपर टैक्स बचा रही है, ये समझाइए। सरकार बात तो कर रही थी आमदनी की, जो बजट स्पीच में कहा गया था कि 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। तो अगर हम उनके शब्दों को लें तो उन्होंने ठीक कहा था कि जिनकी 5 लाख तक इनकम है उनको कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर मेरी टैक्सेबल इनकम सब खर्चे, ये सेविंग्स घटाने के बाद अगर 5 लाख से ज्यादा है तो मुझे इससे कोई फायदा नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि सैलरी क्लास को 10,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्स्ट्रा मिला है। उसके अलावा कोई फायदा किसी तरह का नहीं मिला है इस स्कीम के हिसाब से। ठीक है सचिन जी, कोई फायदा नहीं मिला है। विनोद जी का ऐसा कहना है कि आप भी इस बात से सहमत हैं कि 10,000 का सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का जरूर फायदा आप कह सकते हैं, अदरवाइज 5 लाख से जिनकी कम सैलरी है उन्हीं के लिए फायदा नहीं। तो आप इतना इन्वेस्टमेंट कीजिए तो वो तो खर्चा ही हो गया, आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं। जी, अगर नेट डिस्पोजेबल इनकम 5 लाख या उससे कम है, नेट डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो तनख्वाह, जो इनकम है हमारी और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट कर दी हमने, उसके बाद जो बची हुई इनकम है जो कि हम अपने घर खर्चे के लिए या और किसी काम को यूज कर सकते हैं, अगर वो 5 लाख या उससे कम है तभी आपको छूट मिलेगी इसमें 87A की, अदरवाइज इसमें कोई फायदा नहीं है। केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 10,000 बढ़ाई गई है केवल वही फायदा है। ठीक है विनोद जी, अगर होम लोन मैं लेती हूँ, सपोज करिए कि 10,60,000 की जैसी कि हम बात करें और होम लोन मैंने लिया, सपोज कीजिए 2 लाख का लिया मैंने, तो उस 2 लाख के ऊपर मुझे टैक्स रिबेट मिलेगी या जो मैं इंटरेस्ट प्रीमियम दे रही हूँ उस पर मुझे रिबेट मिलेगी? जो इंटरेस्ट है उस पर तो आपने सीधा इसमें से रिबेट में डाल दिया उसको। ठीक है। और जो उसका प्रिंसिपल है वो उस एटीसी की 1.5 लाख की लिमिट के अंदर है, जो आपकी एटीसी की 1.5 लाख की लिमिट है। तो आप चाहे प्रोविडेंट में फंड में डालिए या हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल पे कीजिए या इंश्योरेंस कीजिए, वो एक ही उसके स्लैब में जाता है, पीपीएफ भी इसी के अंदर है। तो वो 1.5 लाख का रिबेट जो मिल रहा है प्रिंसिपल तो उसके अंदर जा रहा है और 2 लाख का इंटरेस्ट जो है वो अलग से है उसके अलावा। ठीक है सचिन जी, इतनी वाह हो गई, एकदम मोदी मोदी होने लगा, तो ये उतना मोदी नहीं है जितना हल्ला होने लगा संसद में, उतना फायदेमंद नहीं है मासेस के लिए, केवल लोअर मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद। अच्छा, और जितने ये जो इन्होंने कहा कि 5 लाख से कम सैलरी वाले लोग जो हैं वो उनको इसका फायदा होगा, ये जो बचत कर लेते हैं, आमदनी 5 लाख से कम होती है जिनकी, कितने परसेंट होंगे जो टैक्स देते होंगे? आ रही है विनोद जी आपके पास, कितने परसेंट ऐसे लोग होंगे? जो सरकार का आंकड़ा है वो तो 3 करोड़ असेसीज उन्होंने प्लान किया है कि 3 करोड़ असेसीज हैं जिनकी 5 लाख या उससे कम इनकम दिखाते हैं। तो और ये डाटा ठीक भी है। तो 3 करोड़ या उससे 3 करोड़ असेसीज जो कि 5 लाख या उससे कम इनकम दिखाते हैं उनको सीधा फायदा मिलेगा इसका। ठीक है, तो ये लगातार हम अपने दर्शकों को नीचे बैंड में भी दिखा रहे हैं कि अगर आपकी आमदनी 10,60,000 है तो आप अपने टैक्स को कैसे बचा सकते हैं। 5 लाख तक की आमदनी पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 1.5 लाख 80C के तहत आप बचत कर लेते हैं। 2 लाख का अगर आप होम लोन लेते हैं, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 25,000 मेडिक्लेम की कोई पॉलिसी लेते हैं, मेडिक्लेम माता पिता के लिए लेते हैं 25,000 का, 60,000 अगर आप रेंट देते हैं और 50,000 अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो टैक्स देना होगा वो आपको नहीं देना होगा। विनोद जी आप कुछ कह रहे थे।
नहीं, मैं इस पे ये कहना चाह रहा था इसके अंदर कि इस सारे में जब आप बात कर रहे थे, इसमें बिल्कुल आप ये इसमें इसको कनेक्ट किया गया उसके साथ जो आपकी 8 लाख रुपए वाली आपको रिजर्वेशन के साथ सवर्णों के आरक्षण पे सारा पेच जाके बेसिकली ये पेच वही है अभी भी कि इधर 5 लाख तक जब वो टैक्स नहीं दे रहे हैं और उधर 4 लाख तक का वो एग्जम्पशन और अपना आपके रिजर्वेशन के लिए जा रहे हैं, तो बेसिकली उन्हीं लोगों को फायदा दिया गया जिसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा हो जाएगी, वो टैक्स पेयर हो जाएगा और वो उसको रिजर्वेशन का फायदा भी फिर नहीं मिलेगा। हालांकि वो 8 लाख रुपए फैमिली की बात है, हाँ। तो उधर से वो एटलीस्ट वो कैच पकड़ा जा सकता है वहां से कि अगर आप टैक्स दे रहे हैं आपके परिवार में से कोई भी एक व्यक्ति 5 लाख से ऊपर, हाँ। तो आपकी दोनों की इनकम 8 लाख से कम ऊपर चली जाएगी वाइफ हस्बैंड की, तो फिर आपको वो आरक्षण का रिजर्वेशन से भी आप बाहर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इसमें आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा तबका इसमें कवर हो रहा है, क्योंकि जिस समय आरक्षण की बात हुई थी 10% सवर्णों का आर्थिक आधार पर, उसमें कहा जा रहा था कि इसमें तो छोटे किसान भी आ जाएंगे, इसमें तो जितने भी 8 लाख से जितने छोटे व्यापारी हैं वो भी आ जाएंगे। तो अब क्या देखा जाए तो सरकार ने एक सीमा में बांध दिया है, बिल्कुल सीमा में बांधा है इसको, और हाँ, ये समझना चाहेंगे सर, टारगेट वहीं किया है, 5 लाख तक की छूट दी है। और वो सही कहा रावल जी ने कि जो 8 लाख की लिमिट है वो पर फैमिली इनकम की है। अगर घर में किसी की भी कोई भी आदमी टैक्सेबल इनकम ले लेता है 5 लाख, तो ये बहुत बड़ी संभावना है कि उसकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा हो, तो ये उसको टारगेट किया गया है। तो इस तरह से ही जो लिमिट सेट की गई है वो की गई है। अच्छा सर, आपसे ये समझना चाहेंगे, जो आपने 8 लाख वाली बात करी, इसमें कितने तक, 6.5 लाख तक हमें जो समझ में आ रहा है, अगर हम लेमैन की तरह समझे, एक आम आदमी की तरह समझे, हमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी टैक्स की आम आदमी को समझ में नहीं आता है, हमें सीए के पास जाना पड़ता है, और हमारे वित्त मंत्री भी सीए हैं, तो उन्होंने भी हमें लग रहा है कि नाक पकड़ के हमें पकड़ा दिए, उंगलियां हाथ घुमाकर। इसको हम समझना चाहते हैं कि 5 लाख तक हमें टैक्स नहीं देना है, 1.5 लाख के ऊपर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स है, तो टोटल 6.5 लाख हो रहा है। तो ये 8 लाख का क्या फंडा है? 5 लाख रुपए टैक्स आपको देना नहीं है, 1.5 लाख आपको एटीसी का मिल गया, 50,000 आपको एनपीएस जनरल पब्लिक के लिए भी है, सैलरी क्लास के अलावा भी तो है, ये टोटल तो 7 हो गया, 7 लाख हो गया, 7 लाख ये हो गया। 50,000 आपका मेडिक्लेम, 25,000 आपका, 25,000 पेरेंट्स का, तो ये इस तरह से आपका 7.5 लाख बन जाता है। तो जैसे ही आप ये 7.5 लाख की आप फाइल करेंगे, तो आप रिजर्वेशन वाले कोटे में वहां पे टैक्सेबल इनकम का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां टोटल इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे ही मैं 7.5 लाख की सीए रिटर्न फाइल करेगा, तो आप पूरी फैमिली आपकी रिजर्वेशन से बाहर हो जाएगी। तो क्या कहा जाए कि जिस तरीके से ये जो लॉलीपॉप पकड़ाई गई थी 10% आरक्षण की, उससे काफी पब्लिक बाहर हो गई, क्योंकि वही जो जैसा कि उन्होंने टैक्स स्लैब समझाया सचिन जी, उसमें आ जाएंगे हम? नहीं, इसमें बहुत ज्यादा बड़ा तबका ऐसा है जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं करता, नॉन टैक्सेबल इनकम भरता है। अभी 2.5 लाख या 5 लाख के बीच में इनकम है उसकी, और वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता, तो बेसिकली वो तबका सारा बाहर हो जाएगा टैक्स नेट से, और वो उस रिजर्वेशन के दायरे में रहेगा। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे? इसमें बेसिकली क्या है, ये सब कुछ हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम बजट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, टैक्सेशन जो इनकम टैक्स पे करते हैं, बिल्कुल, जबकि रिजर्वेशन तो एक किसान के लिए भी है, एक मजदूर के लिए भी है, सबके लिए, तो उन सबके लिए वो रिजर्वेशन वही रहेगा, उनकी इनकम कहीं 8 लाख नहीं बन रही है, लेकिन जो टैक्स देता है वो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। वो 2,70,00,000 लोग हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं 5 लाख से नीचे। वित्त मंत्री का आंकड़ा 3 करोड़ के आसपास है, लेकिन एग्जैक्टली जो स्टैटिस्टिक्स है इनका 2,70,00,000 है। अच्छा। जो लेस देन 5 लाख की रिटर्न फाइल करते हैं टैक्सेबल इनकम। ठीक है। तो 2,70,00,000 इससे जब बाहर हो जाते हैं, तो जो टैक्स देने वाले लोग हैं 2,70,00,000 को तो बेनिफिट दे दिया है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है। हाँ, आप बोल लीजिए, फिर मैं इसमें एक पॉइंट और है कि इसमें टैक्स रिटर्न भरने से छूट नहीं दी गई है, क्योंकि टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी, टैक्स नहीं देना पड़ेगा वो एक अलग बात है। क्योंकि नियम कानून कहते हैं कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है, जो कि 2.5 लाख है आज की डेट में, अगर 2.5 लाख से इनकम ज्यादा है तो आपको 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना, लेकिन रिटर्न भरनी पड़ेगी आपको। तो वो आपको कंप्लायंस करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार ने 5 लाख तक टैक्स माफ कर दिया तो आप वो रिटर्न भी नहीं भरेंगे, आपको रिटर्न भरना ही है। रिटर्न जिसकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा। चलिए, तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को जो कंफ्यूजन था कि 5 लाख तक की आमदनी पर टैक्स नहीं देना है, या 5 लाख की टोटल जो बचत होगी हमारी उस पर टैक्स नहीं देना है, वो कुछ साफ हुआ होगा। फिलहाल आपको सुनवा देते हैं कि वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा टैक्स को लेकर। एक्यूरेटली, एग्जैक्टली सुनिए कि क्या कहा पीयूष गोयल ने। Reforms must also be passed on to the middle class taxpayers. Keeping this in view, I propose to further reduce the tax burden on such taxpayers. Though, Madam Speaker, as per convention, the main tax proposals will be presented in the regular budget. Small taxpayers, especially the middle class, salary earners, pensioners and senior citizens need certainty in their minds
at the beginning of the year about their taxes. Therefore, proposals particularly relating to such class of persons should not wait. Hence, while for the present, the existing rates of income tax will continue for FY 19-20 also, I propose the following changes. Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. And therefore will not be required to pay any tax. As a result, gross income up to rupees 6.5 lakhs may not be required to pay any income tax if they make investments in provident funds, specified savings, insurance, etc. 6.5 लाख तक जब आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो तो 6.5 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं आएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्पेसिफाइड सेविंग्स में. In fact, with additional deductions such as interest on home loan up to 2 lakhs, interest on educational loans, national pension scheme contributions, medical insurance, medical expenditure on senior citizens, with all of these other exemptions, deductions, persons having even higher income will not have to pay any tax. This will provide tax benefit of 18,500 crore rupees to an estimated 3 crore middle class taxpayers comprising self-employed, small business, small traders, salary earners, pensioners and senior citizens. ऐसे लगभग 3 करोड़ लोग अलग अलग वर्गों से मध्यम वर्गी उनको टैक्स से लगभग इससे पूरी तरीके से मुक्ति मिल जाएगी. For salaried persons, standard deduction is being raised from the current 40,000 to rupees 50,000. तो विनोद जी आपने सुना पीयूष गोयल को, सचिन जी आपने भी सुना, लेकिन ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है. मे बी, मे नॉट बी, ये समझ में नहीं आती है आम आदमी को. मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आज पीयूष गोयल ने घर के ऊपर भी बोला. पहले ये होता था कि अगर हमारे पास 2 घर होते थे तो एक घर से अगर हमें रेंट आता था तो उसके ऊपर हमें टैक्स देना होता था. अब आज के बजट में क्या फायदा सरकार ने दिया है? सचिन जी आपसे समझना चाहूंगी कि अगर मेरे 2 घर है, दूसरे घर से मुझे रेंट आता है तो मुझे क्या रिबेट सरकार देगी इस बजट में? एक प्रोविजन था इनकम टैक्स एक्ट में कि अगर किसी के पास 2 घर हैं और दूसरा घर भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, चाहे वो उसके पेरेंट्स रहते हैं या कोई परिवार के कोई सदस्य रहते हैं, तो दूसरे घर पे उसको मार्केट रेट के हिसाब से जो रेंट बनता है उस घर का, उस पर टैक्स देना पड़ता था. चाहे उसको रेंट मिला है या नहीं मिला, उसको नोशनल रेंट बोलते थे. अब वो लिमिट एक घर से बढ़ाकर 2 घर कर दी गई है. मतलब किसी के पास 2 घर हैं तो उसको दूसरे घर पे नोशनल रेंट पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा. अगर कोई उसके बाद तीसरा घर है तो उस पर नोशनल रेंट पे टैक्स देना पड़ेगा. अगर उस दूसरे घर में माता पिता या सगे रिश्तेदार के अलावा अगर हम रेंट पे देते हैं तो वो फिर एज ए इनकम काउंट होगा, तो उस पर हमें टैक्स देना ही. अगर रेंट की इनकम है तो वो टैक्सेबल है ही, उसमें कोई छूट नहीं. उसमें कोई छूट नहीं है. लेकिन जो पहले एक घर की लिमिट थी अब वो 2 की हो गई है. अगर सचिन जी मैं सही समझ रही हूँ ये विनोद जी? देखिए ऐसा है, अभी क्या होता था, आप इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझिए कि कोई आदमी नोएडा में रहता है, नौकरी करता है, उसकी ट्रांसफर हो जाती है मान लीजिए दिल्ली में ही. ठीक है. उसको दिल्ली में भी जाके घर लेना पड़ता है, तो उसने 2 घर खरीद लिए. ठीक है. तो एक घर उसका नोएडा में है, एक दिल्ली में है. नोएडा वाले घर में वो कभी कभी आता है, दोनों उसने रखे हुए हैं, किराए पे कोई नहीं दिया. दोनों जरूरत है उसको, दोनों उसको जरूरत है. तो अभी क्या होता था कि जो नोएडा का घर है जो उसने खाली रखा हुआ है उसके ऊपर भी सरकार नोशनल रेंट ले लेती थी कि आपने इसका किराया की इनकम आपको हो सकती थी, आप इस पे हमें इतना टैक्स दीजिए. अंदाज नोशनल वर्ड है ना. ठीक है. तो अब उन्होंने कहा सरकार ने कि अब 2 घर तक आप ऐसा रख सकते हैं कि 2 से ज्यादा होंगे तो नोशनल करेंगे, क्योंकि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी नौकरी करने वालों के लिए. कि यहाँ कुछ लोग शौक के लिए भी रखते हैं ना कि एक घर दिल्ली में, एक घर गोवा में है, एक घर मसूरी में और टैक्स देना नहीं है.
आप रखिए सरकार के अगर टैक्स इसको दोनों तरीके के सर, अब एफडीआर पे टैक्स समझना चाहूंगी कि एफडीआर के ऊपर ये कहा गया कि टीडीएस नहीं कटेगा, तो जो मेरी आमदनी होगी, सपोज करिए कि मेरी 50 लाख की अगर एफडीआर है और उस पर जो मेरी आमदनी होगी उस पर टीडीएस अब बैंक नहीं काटेगा क्या? ये अगर हम सही समझे इसको। देखिए 50 लाख की एफडीआर है तो आप अच्छे अमीर आदमी हैं, फिर तो आपको कटने ना कटने मेरी नहीं है, मैं तो समझना चाह रही हूँ। लेकिन ये पूरा बजट आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ लोअर मिडिल क्लास और उनको बेनिफिट देने के लिए है। ठीक है। तो ये कुछ हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे बड़े जो हैं, उनकी एफडीआर है, उनकी इनकम ब्याज से होती थी। तो अभी क्या था, उनकी इनकम तो भले ही टैक्सेबल बनती है या नहीं बनती बात की बात है, अगर उनको 10,000 रुपए से ज्यादा अगर ब्याज मिलता है पूरे साल में बैंक से, तो बैंक उसका 10% टीडीएस काट लेता था। और पूरे साल के पे, चलिए अच्छा ठीक है, टोटल आमदनी पे 10%, पूरे आमदनी पे मान लीजिए मेरी 10 लाख की एफडीआर है तो मुझे 1 लाख ब्याज मिलता था, तो सरकार 90,000 रुपए तो एफडीआर में जोड़ देती थी, 10,000 रुपए टैक्स सरकार के पास जमा हो जाता था। मजबूरी ये थी कि इनकम टैक्स का कानून ये कहता है कि अगर आपका टीडीएस कटा है कहीं भी, तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी और आप रिफंड लीजिए इनकम टैक्स से। ठीक है। तो अब उन्होंने ये किया कि वो 10,000 रुपए की सीमा को बढ़ा करके अब 40,000 कर दिया है कि अगर आपको 40,000 रुपए तक ब्याज की इनकम है बैंकों से, ठीक है, तो बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं देना है अगर बनता है तो। सपोज आपकी और इनकम भी है उसके अलावा और 40,000 की ब्याज की इनकम है, तो ये उस इनकम में जाकर के जुड़ जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है। 20% टैक्स जो 5 लाख से ऊपर अगर किसी की है, स्लैब में आ गया। 5 लाख से नीचे है तो नहीं लगेगा। ठीक है। सचिन जी ये बड़ा अच्छी तरह समझाया। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अगर एफडीआर के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा, जो आमदनी हो रही है वो स्लैब के अकॉर्डिंगली टैक्स हमें देना होगा। जी तो उससे, क्योंकि पहले की अगर हम बात करें तो हम टीडीएस भी काटते थे, उसके बाद हम आमदनी पर टैक्स देते थे। अगर नहीं, पहले सिस्टम क्या था कि बैंक ने अगर ब्याज दिया तो 10,000 से ऊपर अगर बैंक का ब्याज बनता है तो बैंक उस पर 10% टीडीएस काट देता था। फिर हम उस इनकम को और वो जो टैक्स टीडीएस कटा है दोनों को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में इंक्लूड करते थे। पहले इनकम को जोड़ा, फिर जो टैक्स बना वो टैक्स लगाया और जो टीडीएस कटा वो लेस किया, बाकी टैक्स जमा करा दिया या रिफंड मांग लिया हमने। अब वो क्या है कि 40,000 तक के ब्याज पे टीडीएस ही नहीं कटेगा। तो ये जो छोटे बचत वाले हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो कि अपनी सेविंग बैंक में रखते हैं और जिनका ब्याज 40,000 तक आता है, उनको क्या होता था, पहले 10,000 से ऊपर ब्याज आते ही टीडीएस करता था, उनको रिटर्न भरनी पड़ती थी, फिर वो रिफंड डिपार्टमेंट से लेना पड़ता था। अब 40,000 तक की ब्याज पे रिटर्न भरने की भी जरूरत नहीं है अगर केवल वही इनकम है तो उनकी। तो ये आप मानते हैं कि बहुत फायदेमंद है? बिल्कुल, मैं इसके साथ सहमत हूँ, ये बहुत जरूरी था। हालांकि मेरे हिसाब से तो इसको और आगे बढ़ाना चाहिए था 40,000 से। चलिए, लेकिन एक अच्छा कदम है, उन्होंने शुरुआत की। विनोद जी, अगर ओवरऑल बजट में हम टैक्स की बात करें, बाकी योजनाएं घोषणाएं उनको सबको हटा दीजिए, जो किसानों को दिया वो भी एक अच्छी पहल है, श्रमिकों के लिए भी अच्छी पहल है, लेकिन अगर ओवरऑल आप कहें तो ये बजट आप किसका मानते हैं? लोअर मिडिल क्लास का, मिडिल क्लास का? आप हायर क्लास के लिए तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ भी है। ये बेसिकली लोअर मिडिल क्लास का बजट है, जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है, और शायद मोदी सरकार टारगेट भी उन्हीं को करना चाहती थी सब तरह से। ये एक बहुत दिनों से चल रहा था 5 लाख तक टैक्स रिबेट, 5 लाख। हालांकि मुझे लगता है जेटली जी ने जो अमृतसर में बात कही थी कांग्रेस के लिए कभी कि 5 लाख तक इनकम टैक्स फ्री होनी चाहिए, तो सरकार कहीं ना कहीं उससे थोड़ा पीछे हटी है और एक तबके को दिया है 5 लाख रुपए तक। उसके फिर वही एक मे और मे नॉट बी वाली बात पे आएगी कि उन्होंने क्या कहा था उसके बीच में। वो दिक्कत तो यही है ना कि वो जो संसद में बोली जाती है वो इतनी टेक्निकल लैंग्वेज होती है कि आम आदमी को समझ में नहीं आता। पहले आपको बजट में ये समझ में आता था कि भैया टीवी सस्ता हो गया, कि फ्रिज महंगा हो गया, क्या हो गया, लेकिन अब तो जीएसटी के आने के बाद वो भी नहीं हमें दिखाई दे रहा। तो जो मेन हमारा अट्रैक्शन है वो टैक्स है। सचिन जी, आप इसको किसका बजट आज माने? ये टैक्सेशन के हिसाब से देखा जाए तो लोअर मिडिल क्लास का बजट है, क्योंकि इसमें मिडिल क्लास और अपर क्लास को कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। 10,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन का कोई मतलब नहीं है। बहुत स्लैब चेंज करने की कयास लगाए थे कि शायद स्लैब चेंज होगा, वो हुआ नहीं। वो स्लैब चेंज नहीं हुआ, केवल लोअर मिडिल क्लास को फायदा दिया गया जिनकी इनकम 5 लाख है उससे कम है। ठीक है। हम लोग इसमें चाह रहे थे कहीं इसमें जो टैक्स रेट्स का रैशनलाइजेशन होना बड़ा जरूरी था, क्योंकि सीधा 5% के बाद 20% का स्लैब था। तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम ऊपर के जो सेगमेंट हैं दोनों 20 और 30% के, उनका टैक्स रेट घटेगा और ताकि जैसे कारपोरेट टैक्स 25% हाईएस्ट है 250 करोड़ तक की कंपनीज के लिए, उसी लाइन में ये टैक्स रेट भी कहीं ना कहीं कम होंगे, जिससे सबको कुछ ना कुछ फायदा होगा। उसके साथ साथ सरचार्ज लगा हुआ है। सरचार्ज लगाने की हमारे हिसाब से एक सीमा तक जब आपको जरूरत है आप लगाते हैं, अब जब आपको सरकार को जरूरत पड़ती है और उसको कंटिन्यू करना कहीं ना कहीं वो मेरे हिसाब से गलत है।
उसको सरचार्ज को हटाना चाहिए था जब ठीक आपका है। पर्पस। चलिए, तो अब मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों का ये जो कंफ्यूजन था 5 लाख की आमदनी वाला या 5 लाख की बचत तक टैक्स नहीं देना है, वो कुछ हद तक साफ हुआ होगा। हम नीचे लोअर बैंड में भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आपकी कितनी आमदनी होगी तो आपको कितना टैक्स देना होगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही आसान भाषा में हमें समझाया कि एफडी पर अब हमें बैंक हमसे टीडीएस नहीं ले सकते। अगर हमारे 2 घर हैं तो हमारी क्या आमदनी में हमें फायदा होगा, और ये 5 लाख वाली आमदनी का। बहुत बहुत धन्यवाद। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और मेरे सहयोगी सुशांत अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यह हमारी बड़ी कवरेज बजट पर लगातार जारी है, बड़ी चर्चा लगातार जारी है। एसोसिएट स्पॉन्सर